हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। पार्ट 3 है ये। हमने 2 पार्ट की सीरीज ऑलरेडी इसकी हम लोग कवर कर चुके हैं। सिलेबस की मैपिंग देखिए तो ये हमारा सिलेबस है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। पीछे वीडियोज में हम लोगों ने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे हम लोग जो हमारे स्टैटिक सिलेबस की ओल्ड स्कीम्स हैं उन्हें एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे, जो कि हमारा स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है और जिससे एग्जाम में 1 या 2 सवाल भी आ सकते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन छोटी-छोटी स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादातर स्कीम इसमें से ऑब्सोलीट हो चुकी हैं और कुछ स्कीम्स एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंदर मर्ज हो गई हैं। करंट स्कीम्स क्या हैं वो हमारे मिनिस्ट्री वाइज और मंथ वाइज स्कीम्स के अंदर कवर की जाएंगी, वो स्टैटिक सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सिलेबस पे आगे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का जिसमें हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सारी ओल्ड स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स अभी इसके अंदर नहीं है। सबसे पहली है हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MGNREGS, जिसको हम लोग मनरेगा भी बोलते हैं। साल 2006 में लॉन्च हुई थी और बोला गया था कि 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर मिलेगा। अब इस स्कीम को अमेंड किया गया है दिसंबर 2025 में। वो हम लोग जब स्कीम्स के वीडियोस पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। मेजरली हम पुरानी स्कीम्स के नाम और उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चले कि अगर पुरानी स्कीम से रिलेटेड कोई बेसिक क्वेश्चन आ गया तो वो हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ, एनी एडल्ट इन रूरल एरिया कैन बी एम्प्लॉयड इन दिस प्रोग्राम ऑन डेली वेज बेसिस। इन 2010 की जो इसकी अपडेट आई थी उसके हिसाब से 4.1 करोड़ हाउस होल्ड इससे बेनिफिट हुए थे। जो भी नया डेटा है वो हम लोग का गवर्नमेंट स्कीम्स वाले वीडियो का पार्ट बनेगा। ये पुराना डेटा है जो एनसीईआरटीज के अंदर था, अलग अलग टाइम पर मैंने देखा था, उसमें से लिया है। यहाँ पे आपको नई अपडेट्स नहीं मिलेंगी, इन्हें आप ओल्ड स्कीम समझ सकते हैं। अब इंडिया में अलग अलग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रहे हैं। मतलब अगर हम रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल है पॉवर्टी एलिवेशन करना। वो कैसे करेंगे? अलग अलग प्रोग्राम से। अब पॉवर्टी एलिवेशन के लिए मेजरली जो करंट में ट्रेंड चल रहा है वो हमारी गवर्नमेंट स्कीम से अलग अलग। अब इसके बाद क्या होता है, कई बार बच्चे एग्जाम में बोलते हैं या बाकी एजुकेटर्स एग्जाम में बोलते हैं कि इसमें पुरानी स्कीम आई है। बहुत एक फेमस वर्ड है ओल्ड स्कीम्स। ओल्ड स्कीम्स कुछ नहीं होती हैं। ये वो स्कीम्स है जो पॉवर्टी एलिवेशन आपकी क्लास 11 या 12 की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ये स्कीम्स नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से स्कीम्स है, जैसे एक है आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एक ये स्कीम थी। ठीक है। इसको बाद में जवाहर रोजगार योजना कर दिया गया है। सॉरी, ये इनिशियली जवाहर रोजगार योजना थी, इसका नाम बाद में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया है। इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 1999 में शुरू करा था और एम क्या था इसका? रूरल एरियाज का टेक केयर करना। नेशनल पेंशन स्कीम है हमारी एनपीएस। आप में से जो भी लोग ऑलरेडी वर्किंग है गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, आप लोगों को एनपीएस के बारे में काफी अच्छे से पता ही होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक पेंशन स्कीम थी, 2004 में इसको लेकर आया गया था, है ना। और 2009 में इसको सभी लोगों के लिए, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, नॉन गवर्नमेंट लोगों के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया था। ये जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए वॉलंटरी और एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम है। फिर एक नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम आई थी पहले। इसको अगस्त 1995 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई थी, बट क्या हुआ विद द टाइम? द स्कीम हैड बीन ट्रांसफर टू द स्टेट सेक्टर स्कीम आफ्टर 2002-3। ठीक है। अब ये अलग अलग तरह से कम्युनिटी और रूरल डिपार्टमेंट्स के पास है। फिर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना आई थी। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना इनिशिएट हुई थी सबसे पहले 1985 में। इसका एम क्या था कि अर्बन एरियाज में, मतलब कि टोटल इन्हें 20 लाख यूनिट्स करने थे, जिसमें से अर्बन एरिया में 7 लाख यूनिट करने थे घर के, और रूरल एरियाज में 13 लाख करने थे। इस स्कीम ने क्या किया? लोन्स दिए पीपल को सब्सिडाइज रेट अपना घर बनाने के लिए। ठीक है। इसको फर्दर एडवांस किया गया 1999-2000 में। तो इस तरह से अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती रही। 1999-2000 में क्या हुआ था, जो लोन देने वाला काम हुआ था वो 1999-2000 साल फाइनेंशियल ईयर में शुरू किया गया था अंडर प्रधानमंत्री सॉरी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। एक स्कीम आई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY के नाम से थी। इसको अप्रैल 1999 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? टू क्रिएट इनकम जनरेशन थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्ड एट SC एंड ST पॉपुलेशन, वुमेन एटसेट्रा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में आई थी।
इसका एम था टू क्रिएट इनकम जनरेशन थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्ड एट SC and ST population, women, etc. These beneficiaries were given training and a bank loan to build capabilities to overcome poverty. इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है किसी काम के लिए, बैंक लोन दिया जा रहा है ताकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो पाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने का मतलब है कि ये स्वरोजगारी बन पाए। In order to give training, Rural Self-Employment Institute RSETI, these were set up in each district. यहाँ पे वो सीखते थे, फिर चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई हो, फिर चाहे वो पापड़ बनाना हो, इस तरह के छोटे छोटी चीजें सीख कर, अचार बनाना हो, मसाले बनाना हो, वो सब काम सीख कर वो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर पाते थे। एक था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJRY, इसे भी हमने अप्रैल 1999 में लॉन्च किया गया था। ये किसके लिए था? जो अर्बन पुअर थे उनके लिए, अर्बन पुअर्स के लिए था। A new thing was added to the scheme in 2009, such as generation of self-employment program for urban women, training for urban poor, community development program and wage employment program। ठीक है, दिसंबर 2010 तक 6.5 लाख फैमिलीज जो अर्बन एरियाज की थी उन्हें इसके बेनिफिट्स मिले थे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये NREP था। इसे 6 5 ईयर प्लान के अंदर रखा गया था और 7 5 ईयर प्लान में इसको कंटिन्यू किया गया था। ये एक यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, बट इसका जो फाइनेंशियल बर्डन था वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ऊपर शेयर किया गया था। एंटाइटलमेंट ऑफ ईच स्टेट टू द सेंट्रल फंड वाज बेस्ड ऑन इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, मार्जिनल फार्मर्स एंड मार्जिनल वर्कर्स। NREP क्योंकि रूरल एरिया के लिए था। अब इस स्कीम के क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाया गया था, उसको ब्लॉक वाइज हम लोगों ने डिसएग्रीगेट किया था। An estimate was required to be made about the number of person who would seek work under the scheme and work opportunities likely to be available। और इसी के हिसाब से NREP के अंदर प्रोग्राम बनाया गया था। तो कोई एक सिंपल एक सिंगल लाइन प्रोग्राम नहीं था, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया गया था। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लान था, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, वहाँ के अलग अलग रूरल कंडीशंस है। उत्तराखंड की अलग है, हिमाचल की अलग है, यूपी बिहार की अलग है, एंड साउथ इंडिया की स्टेट्स की अलग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट्स की अलग है। तो इस तरह से हमारा NREP का प्रोग्राम चला था। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, implementing agencies were required to give priority to work relating to social forestry and pasture development। ठीक है, तो NREP के अंदर जो प्रायोरिटी दी गई सोशल फॉरेस्ट्री और पेस्चर डेवलपमेंट के लिए दी गई, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए दी गई, इरिगेशन, फ्लड प्रोटेक्शन एंड ड्रेनेज के लिए दी गई। NREP 9 साल तक चलता रहा। इसने 1774.13 मिलियन और 1477.53 मिलियन मैन डेज है ना, मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया 6 और 7 5 ईयर प्लान रेस्पेक्टिवली में। ठीक है, एक आया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, इसको 1978-79 में पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था और 1980-81 में ऑल ओवर द कंट्री इसको लॉन्च कर दिया गया था। फिर now this program was a part of the poverty alleviation program under 6th 5 year plan। ठीक है, 6 5 ईयर प्लान के अंदर था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको किस लिए डिजाइन किया था? टू आइडेंटिफाई फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज, प्रोवाइड असिस्टेंस टू एक्वायर प्रोडक्टिव एसेट्स और अप्रोप्रिएट स्किल्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनकम जनरेट होगी और लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएंगे। ठीक है, IRDP स्कीम लॉन्च इन द 6 5 ईयर प्लान कॉन्स्टिट्यूट टिल डेट, तो ये आज भी चल रही थी। आज से मेरा मतलब है जब मैंने ये वीडियो 2 साल पहले ये सारा स्टडी मटेरियल मैंने एक कंपाइल करा था, क्योंकि इसके बाद जो भी कुछ है ये सारा नई गवर्नमेंट स्कीम्स में आएगा। ड्यूरिंग द 6 5 ईयर प्लान 1500 करोड़ वाज प्रोवाइडेड एंड बैंक्स वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड अनदर 3000 करोड़ फॉर द प्रोग्राम। इट एम्ड टू कवर 15 million families during the 7th 5 year plan, 18.2 million families, और ड्यूरिंग 1990 से 96 तक 14.7 million families वर असिस्टेड। हाउएवर एग्जैक्ट अमाउंट कितना था जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ वो इसमें हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पाए थे। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसके अंदर क्या था? ये RLEGP प्रोग्राम था। इसको 15 अगस्त 1983 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? रूरल इंफ्रा को क्रिएट करना। तो ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट रूरल इंफ्रा विद अ व्यू टू एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल लैंडलेस। स्कीम को हम लोगों ने एम करा था एट प्रोवाइडिंग गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द लैंडलेस हाउसहोल्ड फॉर अबाउट 100 डेज इन अ ईयर। प्रोग्राम को फुल्ली फाइनेंस किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन वाज एंट्रस्टेड टू द स्टेट्स। नाउ ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ 6 5 प्लान क्या हुआ? 260.18 मिलियन मैंडेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज जनरेटेड। ठीक है, लास्ट 2 years ऑफ द 6 5 प्लान जो
RLE-GP प्रोग्राम था, इसमें लास्ट 2 इयर्स ऑफ द 6 5 प्लान, ये इंपॉर्टेंट है, 260.18 मिलियन मैंडेज का काम जनरेट किया गया था। तो जो भी पुरानी स्कीम है, एक तो हमें ये समझना है कि उन पुरानी स्कीम्स में हमें मतलब किस बारे में है, उनका क्रक्स हमें पता होना चाहिए। वो किस ईयर में लॉन्च हुई, कौन से 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुई और उसका आउटपुट क्या निकला, ये हमें पता होना चाहिए। During the first 4 year of the labor and employment 7th 5 year plan, 1154.39 million mandates of employment was generated. Now, इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी इसका रेस्ट्रिक्टेड नेचर हैज बीन एबल टू मेक अ वेरी मार्जिनल इम्पैक्ट ऑन द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बाद में इसको क्या करा, इसको बाद में जवाहर रोजगार योजना के साथ मर्ज कर दिया गया, जब रोजगार योजना 1989 में आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जवाहर रोजगार योजना है। जवाहर रोजगार योजना 7 5 ईयर प्लान के अंदर लॉन्च की गई थी। बाद में इसके अंदर हमने देखा था कि पीछे वाली स्कीम मर्ज कर दी गई। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑन प्रोडक्टिव वर्क which would either be of sustained benefit to the poor or contribute to the creation of rural infra. यूनियन गवर्नमेंट ने 80%, है ना, यूनियन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 80%, वाइल स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन 20% रखा गया स्कीम के लिए। सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता था स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द रूरल पुअर इन द स्टेट और यूटी। अब जेआरवाई जो थी जवाहर रोजगार योजना, इसने सारे रूरल वर्क को कवर करा, दैट इज क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स। प्रेफरेंस कौन सा था? प्रेफरेंस उन कामों को दिया जाता था जो कि पुअरर सेक्शंस के लिए प्रोडक्टिव होते थे। जैसे आपने नहर बनाई, आपने इरिगेशन के लिए कुछ करा, आपने कुछ और इस तरह का काम करा जो पूरी कम्युनिटी के लिए एक एसेट बन रहा है। जैसे गांव में आपने कोल्ड स्टोरेज होम, मतलब एक कोल्ड स्टोरेज का वो लगवाया, वेयर हाउस बनवाया, उस तरह से हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इस तरह से समझ सकते हैं। While making a choice about beneficiaries, preference is given to scheduled caste and scheduled tribe with 30% reservation for women. अब जो फर्स्ट 7 years थे JRY के, 6201 million mandates of employment was generated. So far as quantitative achievements in JRY are concerned, it does not seem to be much better compared to NREP and RLEGP. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव अचीवमेंट जो थे इसके, वो NREP और RLEGP से बेटर नहीं थे। बट क्वालिटेटिवली देर आर टू इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो इनको बाकी दो स्कीम से बनाती थी। क्या क्या? पहली, प्रेफरेंस फॉर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट स्पेशली विच एनहेंसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। ठीक है, दूसरा, इसमें पंचायत इन्वॉल्व थी इन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो ये दो चीजें थी जिसकी वजह से जेआरवाई आपकी बाकी दोनों स्कीम से बेटर हुआ करती थी। फिर एक था ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या था, इसे हमने 1979 में इनिशिएट किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अमंग द रूरल यूथ। Now the objective was sought to be achieved by upgrading the traditional skills of rural youth belonging to families living BPL। और उस समय जो फैमिली इनकम मानी जाती थी वो, तो जो भी हमारे 3500 रुपए पर ईयर से जिनकी भी कम फैमिली इनकम थी, उनके लिए ये स्कीम थी। While making selection of beneficiaries, members of the scheduled caste and scheduled tribes were given preferences। क्यों? क्योंकि उस समय सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। आज कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है। आई वोंट से कि पूरा खत्म हो गया है, कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है। बट पीछे आ जाओ, जब 1970s 1980s की बात कर रहे हो, तब ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था। 9.4 lakh youth were actively trained in the 6th 5 year plan and 4.64 lakh youth were self-employed। Among those trains 34.8% were women। तो यहाँ पे women का भी अपलिफ्टमेंट होना शुरू हुआ। 31.5% belongs to scheduled caste and scheduled tribe। That means जो सोशल जस्टिस वाला पार्ट है आपके सिलेबस का, वो भी इसमें कवर हुआ। During the 7th 5 year plan, 8.73 lakh rural youth from the families BPL were trained under this scheme। तो ये आपके जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स भी हमें पता होना चाहिए। इन द 6th ईयर पीरियड फ्रॉम 1991 से लेके 95-96 तक स्कीम ने टोटल 17.03 लाख रूरल यूथ को बेनिफिट किया। अब ये मत सोचो कि 17.03 लाख बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा सा नंबर है हमारी रूरल या अर्बन पॉपुलेशन के सामने। हम 140 करोड़ की देश है, उसमें से अगर 20 लाख 25 लाख है तो वो बहुत मामूली सा फ्रैक्शन हो रहा है खाली। अगर आप लोगों को ये वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थ्योरेटिकल टॉपिक ज़्यादा है इसलिए थोड़ा बोरिंग ज़रूर हो सकता है, कुछ इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि मेरे को अलग से इसमें एक्सप्लेन करना पड़े। तो हो सकता है आप लोगों को ये लगा हो कि बस कहानी की तरह मैंने रीड कर दिया। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वहाँ मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। फिर भी कहीं आपको अगर लगता हो आप लोग उस पर्टिकुलर
पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को टेलीग्राम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको अलग से बता दूंगा अगर कोई भी आपका डाउट है तो। ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी के लिए टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आप सारी अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं। ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी का डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे, यहाँ पे आप लोग डिस्कशंस के लिए मुझसे और जो बाकी स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।